आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने इलाहाबाद शुगर मिल में पिछले 17 सालों में हर साल एसआईपी की होती तो आपको हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता और टोटल आपको कितना कैपिटल गेन होता, कितना आपका रिटर्न बनता, कितना आपका एनुअलाइज रिटर्न बनता, कितना आपको टैक्स के पे करना पड़ता, कितना डॉलर में आपको रिटर्न मिलता और बहुत कुछ होगा। इस वीडियो में शुरू करते हैं। जी, तो एक्सेल शीट में मैं आ गया हूँ। यहाँ आप शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 1 जनवरी को, और प्राइस जो हम लेंगे वो उस साल की जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें कि इस कंपनी का हमें रिजल्ट क्या निकलता अगर हम टॉप पे इस शेयर को बाय करते जाते। और इसी को आप फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप इस शेयर को टॉप पे ही बाय करते जाएंगे तो फ्यूचर में आपका रिटर्न कैसा होगा। ठीक है जी, 2009 से हम शुरू करते हैं। 2009 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हाई प्राइस हमने सेलेक्ट की 98.25। शेयर हमें मिलते हैं 1018। 2009 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1527, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपए लगाएंगे। 98 हाई प्राइस होती है, 1019 शेयर मिलते हैं और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड अनाउंस होता है ये कंपनी का 2010 में, जो कि हम डिविडेंड की मद में रकम लेते हैं 8148 टैक्स के बगैर। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 103 हाईएस्ट प्राइस होती है, 966 हमें शेयर मिलते हैं और 2011 में ये कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और डिविडेंड की मद में हम रकम लेते हैं 15,000 रुपया। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 103 हाईएस्ट प्राइस होती है, शेयर हमें मिलते हैं 962, और 2012 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, एक 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 19,000 और 15,000 रुपया। आगे हम बात करेंगे 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 114 हाईएस्ट प्राइस होती है, शेयर हमें मिलते हैं 877, और 2013 में यह कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और डिविडेंड की मद में हम रकम लेते हैं 19,000 रुपया। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 148 हाईएस्ट प्राइस होती है, 673 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 5,514, और 2014 में भी ये कंपनी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है। 27,000 रुपया हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में जो है वो रकम ले लेते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 217 हाईएस्ट प्राइस होती है, 459 हमें शेयर मिल जाते हैं, और 2015 में हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 5,974। 2015 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और फिर 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 60,000 रुपया, 14,000, 74,000 और 38,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं। तो आपने देखा कि 2009 से लेके 2015 तक किस तरह हर साल प्राइस वेरी कर रही है और हमारा डिविडेंड जो है वो कैसे हमें मिल रहा है। 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 329 हाईएस्ट प्राइस होती है, 304 हमें शेयर मिलते हैं, और 2016 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 3.5 रुपये के हिसाब से, फिर 5 रुपये और फिर 10 रुपये के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 21,000, 31,000 और 62,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 338 हाईएस्ट प्राइस होती है, 295 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 6,573, और दो डिविडेंड देती है 2017 में ये कंपनी 4 रुपये और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो हम रकम लेते हैं वो 26,000 और 32,000 होता है। ठीक है जी। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 286 हाईएस्ट प्राइस होती है, 349 हमें शेयर मिलते हैं, और 2018 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड अनाउंस करती है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 34,000 रुपया और 20,000 रुपया।
जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2019 में दोबारा अगर हम 1 लाख रुपया लगाते हैं, 282 हाईएस्ट प्राइस होती है, 354 हमें शेयर मिल जाते हैं। और 2019 में यह कंपनी 3 डिविडेंड अनाउंस करती है, 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3,63,000 रुपया, 54,000 रुपया, 90,000 रुपया। इसी तरह 2020 में अगर हम दोबारा 1 लाख रुपया लगाते हैं, इस कंपनी में 371 हाईएस्ट प्राइस है, 270 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 7,546। और 2020 में भी ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 30 रुपये के हिसाब से, 6.5 रुपये और 33.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2,26,000 रुपया एक डिविडेंड, फिर 49,000 और फिर 2,52,000 डिविडेंड की मद में हम ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में दोबारा अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 400 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है, 250 शेयर हमें मिल जाते हैं। और 2021 में यह कंपनी 2 डिविडेंड अनाउंस करती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 77,000 और 2,33,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 355 हाईएस्ट प्राइस होती है उस साल 2022 में, 282 हमें शेयर मिलते हैं। 2022 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 10 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 80,000, फिर 80,000 और फिर 1,21,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में रकम बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिविडेंड है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 554 हाईएस्ट प्राइस है, 184 शेयर हमें मिलेंगे, टोटल शेयर हो जाते हैं 8,262। 2023 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 30 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2,47,000, 82,000, 1,23,000 और 2,06,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में लेते हैं। 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 860 हाईएस्ट प्राइस है, 116 हमें शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर 8,378 हो जाते हैं हमारे। 2024 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 6 रुपये के हिसाब से, फिर 15 रुपये के हिसाब से और फिर 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो हम टोटल रकम लेते हैं बैंक अकाउंट में वो है 50,000, 1,25,000 और 83,000। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 1,150 उस साल हाई प्राइस होती है शेयर की, 87 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 8,465। 2025 में ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है, 25 रुपये के हिसाब से, फिर 12, फिर 25 और फिर 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2,11,000, 1 लाख, 2,11,000 और 1,10,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये स्टडी किया कि 2009 से लेके 2026 तक अगर हम हर साल एसआईपी करते तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता। तो इस कंपनी ने बोनस तो कोई नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड हमें दिया है। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको हर साल कितना डिविडेंड जो है वो मिल रहा है, वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। ठीक है जी। तो ये तो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, कि अगर हम आज इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कैपिटल गेन कितना आता है, टोटल हमें डिविडेंड जो है वो कितना मिलता। तो रिटर्न समरी में आते हैं जी, 2009 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक हमारे पास जो शेयर हो जाते हैं वो 8,465 हो जाते हैं। 23 फरवरी को इसकी प्राइस है 978। आप तक ये वीडियो हो सकता है लेट पहुंचे, तो उस वक्त प्राइस हो सकता है ये चेंज हो। तो इसकी वैल्यू बनती है जी तकरीबन 82 लाख रुपया। टोटल हमारी जो कास्ट आई है वो आई है 17 लाख की, यानी हमने हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। तो 17 सालों में हमने टोटल 17 एसआईपी की हैं, और जिसकी वैल्यू बनती है 17 लाख रुपया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास 65 लाख का तकरीबन प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 387%। डिविडेंड की मद में हमने आज तक जो रकम वसूल की है वो की है जी तकरीबन 37 लाख की। हमारी कॉस्ट कितनी है, ये 17 लाख की, डिविडेंड की मद में हमने 37 लाख जो है वो रिसीव कर चुके हैं, जो कि बनता है 218%। टोटल गेन हमें हुआ है तकरीबन 1 करोड़ का, यानी
अनरियलाइज प्रॉफिट और डिविडेंड को जमा कर लें तो हमारे पास टोटल गेन आ जाएगा जो कि 605% तकरीबन बनता है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो ये बनता है 25.10%, जिसे हम XIRR रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसी की बेसिस पे आप इस शेयर को सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या अगर आप दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या दूसरी एसेट क्लास के साथ कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बनता है 25.10%, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक तो बात होगी बगैर टैक्स के। अभी हमने टैक्स भी देना है। तो डिविडेंड में हमने 37 लाख लिया, ग्रास डिविडेंड, तो उस पर 15% टैक्स चला गया, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास बनती है अमाउंट 31 लाख की। इसी तरह कैपिटल गेन जो हमें हुआ 65 लाख का, उस पर हमने ऑफ कोर्स टैक्स भी देना है, जो कि 9,88,000 बनेगा 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट हो जाती है तकरीबन 55 लाख की, 55,98,000। तो टोटल हमारे पास ग्रास में आ गया 1 करोड़, टैक्स हमने दिया 15 लाख का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास 87 लाख की अमाउंट बचती है। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने टैक्स लिया है ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, ये 15% भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से ये 15% ही होता है। कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म में बाद का ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने किस साल शेयर को परचेज किया है। तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो ही लिया है कि 15% ही हमने देना है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है जी, और इसमें मैंने CDC की फीस, NCCPL की फीस और ब्रोकर के कमीशन जो है उसको ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ा बहुत बनता है टैक्स, जो कि आपको पे करना होता है। यहाँ आप समझ लें कि वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हो सकता है आपका ज़ीरो हो जाए या कम हो। तो डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनेगा ये हम बात करेंगे अभी। हमारी कॉस्ट है ये 17 लाख, जो कि हमने SIP के जरिए की है, और हर साल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी डॉलर की कास्ट आएगी वो 13,175 आएगी। ये मैंने कैसे कैलकुलेट की है, तो ये देखें, हमने 2009 से शुरू किया है, तो 2009 में जो डॉलर की प्राइस थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए 2009 में 1199, इसी तरह 2010 में 1165, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो चेंज होती जा रही है, तो इसलिए हमारे जो डॉलर में जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, हर साल। तो टोटल हमने जमा कर लिया, हमारे पास आ गई जी 13,175, जो कि डॉलर में बनती है। अब डॉलर में हमें गेन कितना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 करोड़ का गेन आया, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं आज की प्राइस के हिसाब से तो ये बनता है तकरीबन 37,000। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस 281%, जो कि परसेंटेज में बनता है। तो ये आ गया हमारे पास डॉलर में रिटर्न। इन्फ्लेशन को मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की प्राइसेस पे। ठीक है जी, इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते अगर हम बात करते फ्यूचर की प्राइस पे, ताकि हमें परचेज पावर का पता चल सकता फ्यूचर में आज के हिसाब से। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने बात की कि 2009 से लेके 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या चीज़ें दी, कितना डिविडेंड दिया, कितना कैपिटल गेन हुआ हमारा, कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न बना, कितना टैक्स हमें पे करना पड़ा, आफ्टर टैक्स हमारी अमाउंट कितनी बनी, डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना। हाँ, यहाँ आप एक बात जहन में रख लें कि ये जो प्राइस ली है ये मैंने टॉप पे ली है। आप अगर SIP करते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या आप टेक्निकल एनालिसिस कर कर प्राइस शेयर को परचेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आपका रिजल्ट जो आपका रिटर्न है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने शेयर को परचेज जो है वो किस प्राइस पे किया है। जितनी प्राइस आपकी कम होती जाएगी परचेजिंग प्राइस, उतना ही रिटर्न आपका ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ये बात आपने गौर रखनी है। इसको करने का मकसद ये है, जो हिस्ट्री को हमने स्टडी किया है इसका मकसद ये है कि अगर इस कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते या बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, तो बुरे हालात में और अच्छे हालात में ये कंपनी हमें फ्यूचर में भी ऐसा ही तकरीबन रिटर्न देगी। या अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही SIP करते हैं तो आपका रिटर्न भी इससे मिलता जुलता होगा। शर्त यह है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी आपका रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने 1-2 साल की तो स्टडी की नहीं है, 17 सालों की है, तो आप इससे अगले 17 सालों को कन्वर्ट कर लें
कि अगर आपकी बाइंग प्राइस कम होती जाएगी तो आपका रिटर्न कितना अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।